भारतीय ज्योतिष का दिल क्या है? भारतीय ज्योतिष का कोर क्या है? वो है हमारे नक्षत्र। नक्षत्रों की सीरीज़ ये तो मैंने बहुत पहले शुरू की थी, लेकिन आप सब जानते ही हैं कि किन्हीं कारणवश, कभी कुछ वजह कभी दूसरी वजह, मैं नक्षत्रों की सीरीज़ को आगे बढ़ा नहीं पाई थी, वो अटक कर रह गई। आप में से बहुत सारे लोग बार बार पूछते भी थे कि भैया नक्षत्रों का क्या होगा। तो चलिए, नक्षत्रों की सीरीज़ आज से वापस शुरू, और इसकी शुरुआत हम करेंगे पुनर्वसु नक्षत्र के साथ, जो अपने आप में रिन्यूअल और रीबर्थ का नक्षत्र है। जहाँ बर्थ आ रहा है हमारे पहले नक्षत्र से, वहाँ रीबर्थ आ रहा है पुनर्वसु नक्षत्र से। तो इसी रीबर्थ के नक्षत्र के साथ इस नक्षत्रों की सीरीज़ का रीबर्थ भी होता है आज। तो चलिए जान लेते हैं कि क्या है पुनर्वसु नक्षत्र। पहले पार्ट में हम जानेंगे कि उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसका एसोटेरिक मीनिंग क्या है, और इसी के दूसरे पार्ट में हम जानेंगे कि इन्हीं चीज़ों से इंटरप्रिटेशंस क्या निकलते हैं, किस प्रकार के व्यक्ति पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की, और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी। यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज़ कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज़ करने में आपकी मदद कर सकता है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में। ये पहला भाग है जिसमें हम जानेंगे कि इस नक्षत्र की बेसिक क्वालिटीज़ क्या होती हैं और इसके जो मीनिंग्स हैं वो क्या हैं। इन मीनिंग्स का जो निचोड़ है उसे हम जानेंगे पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे भाग में, जहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे हुए लोग कैसे होते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट एनीथिंग, लेट्स अंडरस्टैंड कि पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब क्या होता है, पुनर्वसु का अपने आप में क्या मतलब है। सो बिफोर वी स्टार्ट एनीथिंग, लेट्स अंडरस्टैंड कि भाई पुनर्वसु का मतलब क्या होता है। तो अगर हम बेसिक हिंदी पर ध्यान देंगे तो वसु का कनेक्शन होता है 8 वसुओं के साथ। ये 8 वसु एक तरीके से भगवान विष्णु के साथ ही जुड़े हुए हैं। अष्टवसु में प्रभास हैं, सोम हैं, अनल हैं। तो ये सारे के सारे वसु 8 अलग अलग भूतों को या 8 अलग अलग प्रकार के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं हमारे जीवन में। तो वाटर इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट, जो पहली किरण है सूर्य की दैट इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट। अनल जो है यानी कि अग्नि जो है दैट इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट। तो ये सारी की सारी चीज़ें वसुओं के साथ जुड़ी हुई होती हैं। और पुनर का मतलब होता है अगेन, यानी कोई चीज़ जब दोबारा से शुरू की जाती है, दोबारा से स्टार्ट की जाती है। वसुओं को हम जीवन के साथ भी जोड़कर देख सकते हैं, ओके। और इसके साथ साथ ही वसुओं को हम वास के साथ भी जोड़कर दे सकते हैं। वास यानी किसी चीज़ में रहना या किसी चीज़ में एंटर करना, किसी चीज़ का हिस्सा होना। जैसे हम अपने घर में रहते हैं, वास करते हैं, उसका भी। तो यानी दोबारा निवास, किसी चीज़ की दोबारा शुरुआत, ओके, उसको हम पुनर्वसु नक्षत्र के साथ जोड़कर देख सकते हैं। कुछ लोगों के अनुसार ये जो वसु है, इस शब्द को हम लाइट के साथ भी जोड़कर देखते हैं। यानी वसु का मतलब हुआ, पुनर्वसु का मतलब हुआ अगेन लाइट या लाइट अगेन, दोबारा से रोशनी आना। दोबारा से रोशनी कैसे आएगी आपके जीवन में? जब आप किसी चीज़ को दोबारा से स्टार्ट कर रहे होते हैं। यही वजह होती है कि पुनर्वसु नक्षत्र का इन जनरल जो कनेक्शन होता है वो होता है चीज़ों को रीस्टार्ट करने से, रीसाइकिल करने से, उन्हें एक नई दिशा देने से, या फिर उन्हें पिवट करने से, ओके। तो ये सारी की सारी चीज़ें इन जनरल पुनर्वसु नक्षत्र के साथ जुड़ी हुई होती है। मैंने अभी शायद दोपहर में एक शॉर्ट भी अपलोड किया है, उस शॉर्ट को देखिए। जब मैं ये वीडियो अपलोड करने के बारे में सोचती हुई कि आज अपलोड करूँगी, मैं बाहर आ रही थी, उस समय पर मैंने देखा कि एक प्लांट जिसे मैंने बुरी तरीके से प्रून किया हुआ था, उसमें वापस से कुछ शूट्स, वापस से कुछ पत्ते आना शुरू हो गए हैं, एंड दे हैव बिकम मोर ब्यूटिफुल। तो अब वो प्लांट पहले से ज़्यादा झबरीला और खूबसूरत सा हो जाएगा। तो यही चीज़ पुनर्वसु नक्षत्र के साथ भी जुड़ी हुई है कि कैसे आप चीज़ों को एक नया जीवन देते हैं, एक नया स्टार्ट देते हैं। इस नक्षत्र को समझना वैसे बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसके सारे के सारे सिंबॉलिज्म जो हैं वो इसी फर्टिलिटी के साथ, इसी रीस्टार्टिंग के साथ, इसी रिसाइकलिंग के साथ जुड़े हुए हैं, ओके। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस नक्षत्र के सबसे बेसिक ट्रेट्स जो हैं वो क्या हैं, किन किन चीज़ों के साथ, किन किन सिंबॉलिज्म्स के साथ इस नक्षत्र को जोड़कर देखा जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस नक्षत्र की देवता कौन है। इस नक्षत्र की देवता है अदिति। अदिति कश्यप मुनि की पत्नी है।
आप जानते ही हैं कि ये जो पूरी सृष्टि है इसे काश्यपी सृष्टि कहा जाता है, यानी कश्यप मुनि और उनकी जो अलग अलग पत्नियां हैं, अलग अलग पत्नियों ने अलग अलग तरह के जीवों को, प्राणियों को जन्म दिया है। उसमें से एक पत्नी थी जिनका नाम था अदिति। अदिति इंद्र की भी माँ है और साथ ही साथ अदिति सूर्य की भी माँ है। यही वजह होती है कि सूर्य को आदित्य कहा जाता है। आदित्य यानी अदिति के बेटे। ओके, जैसे उनकी एक और पत्नी थी कश्यप मुनि की, उनका नाम था दनु। तो दनु से जिनका जन्म हुआ उन्हें दानव कहते हैं। उनकी एक और पत्नी थी दिति, तो दिति से जिनका जन्म हुआ उनको दैत्य कहते हैं। तो इसी तरीके से और पत्नियां भी थी, और पत्नियों के जो बच्चे थे, जो वंश वहाँ से निकले, उनको हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो पूरी सृष्टि काश्यपी सृष्टि कही जाती है। तो अदिति का यहाँ पर रोल इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि वो मदर ऑफ गॉड एक एक्सप्रेशन है। वैसे तो हम जब हैरान होते हैं तब कहते हैं ओ मदर ऑफ गॉड, लेकिन फिर भी एक जनरल एक्सप्रेशन में कहा जाए तो जो सारे देवता हैं, इंद्र, सूर्य, जो इम्पॉर्टेंट देवता है, उनकी जो माता हैं वो अदिति हैं। यानी कि लगभग जो भी बेनिफिशियल देवता हमारे लिए हैं उन सब की माँ है, यानी कि शी इज़ द अल्टीमेट मदर फिगर, राइट। एक अल्टीमेट मातृत्व का फिगर जिसे हम कह सकते हैं, सिंबल जिसे हम कह सकते हैं, वो अदिति हैं। अदिति का आचरण शुद्ध है, अदिति केयर टेकर हैं, सबका ख्याल रखने वाली हैं। अब क्योंकि अदिति का जो अपना नेचर है वो काफ़ी सात्विक है, वो रूल्स को फॉलो करती हैं, शौच अशौच का ध्यान रखती हैं, आप सब चीज़ों को एक प्रॉपर तरीके से करती हैं, केयर गिवर हैं, शी लाइक्स टू टेक केयर ऑफ थिंग्स। इसी वजह से उनके जो पुत्र हैं वो भी देवत्व वाले हैं, सात्विक शक्तियाँ उनके अंदर हैं। सूर्य के अंदर भी सात्विक की इवेंचुअली शक्ति है, बिकॉज सूर्य सबको जीवन देने वाले हैं। तो यही चीज़ें आप यहाँ पर नोट करेंगे कि किस तरीके से आप ऐसी चीज़ों के लिए एक क्रेडल बने, एक स्थान बने जहाँ पर केयर प्रोवाइड की जा सके, अच्छे संस्कार प्रोवाइड किए जा सके, किसी चीज़ को दोबारा से स्टार्ट किया जा सके, स्टार्टिंग एवरीथिंग ऑल ओवर अगेन। जब हम सेकेंड पार्ट में आएंगे तब भी हम जानेंगे कि एक बार ही सही जो पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे लोग होते हैं उनकी जीवन रीस्टार्ट ज़रूर होता है। कई बार तो बार बार भी रीस्टार्ट होने की नौबत आती है, लेकिन एक बार रीस्टार्ट ज़रूर होता है, और वो रीस्टार्ट अक्सर उनका विवाह होता है। बिकॉज इवन अगर हम अदिति का जीवन देखेंगे तो अदिति से जो भी आदित्य उत्पन्न हुए हैं या दूसरे जो देवता उत्पन्न हुए हैं वो विवाह के उपरांत ही हुए हैं। यानी कि जीवन में जो चेंजेस आते हैं या मदरहुड का जो फिगर हम उन्हें मानते हैं वो विवाह उपरांत ही हुआ है, विवाह के पश्चात ही हुआ है कश्यप मुनि के साथ। ओके, तो अदिति को आप यहाँ से इस तरीके से देखिए। अगर आपका जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है तो अदिति, माँ अदिति आपकी देवता हो जाती हैं, जिनका आप पूजन भी कर सकते हैं। अगर पूजन नहीं भी करना चाहते हैं या आपको नहीं मालूम कि किस तरीके से किया जाए तो भी सूर्य का पूजन आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य इवेंचुअली उनके बेटे हैं। सो थिंग्स आर गोइंग टू बी गुड फॉर यू। इसका जो लिंग है यानी कि ये जो नक्षत्र है ये पुल्लिंग है, यानी ये मैस्कुलिन नक्षत्र कहलाता है। लेकिन इसकी जो योनि है वो है फीमेल कैट। इसका जो गुण है वो है सात्विक, और इसके साथ साथ इसका जो गण है वो है देव। तो ये चीज़ें आपस में मैच होती है, सात्विक इनका गुण है और ये देवगण के लोग होते हैं। इनका जो आयुर्वेदिक दोष होता है वो वात माना जाता है। इसके साथ साथ ही जिस पेड़ का कनेक्शन इस नक्षत्र के साथ है वो है बैम्बू। बैम्बू यानी बाँस। अगर आप बाँस को भी ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि बाँस अपने आप में हॉलो होता है, तो आप उसके कई सारे यूजेस कर सकते हैं। यू कैन यूज़ इट फॉर डिफरेंट पर्पसेस। बाँस से आप बाँसुरी बना सकते हैं, फर्नीचर बना सकते हैं, लेकिन ये तभी होता है जब उसे कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस मिले। फॉर इंस्टेंस, अगर आप बाँस को ऐसे ही ले लें, उसमें 2-4 होल्स भी कर दें बाँसुरी बनाने के लिए, तो भी वो बाँसुरी तब तक फंक्शनल नहीं होती जब तक कि उसमें कोई व्यक्ति उसे होल्ड ना कर रहा हो, यानी बाँसुरी वादक ना हो जब तक। तो उस वादक की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। वैसे ही पुनर्वसु नक्षत्र के जो लोग होते हैं इनको अपने जीवन में एक इन्फ्लुएंस की ज़रूरत ज़रूर होती है। ओके, ये इन्फ्लुएंस जितना पॉजिटिव हो उतना अच्छा। अदरवाइज़ आप नोट करेंगे कि पुनर्वसु नक्षत्र के लोग बचपन में तो काफ़ी निष्कलंक टाइप के होते हैं, लेकिन बाद में जाकर अपने आसपास के लोगों को देखकर ये बहुत जल्दी चेंज भी हो जाते हैं। ओके, सो यही वजह है कि हम अदिति के ही उस गुण की बात कर रहे हैं, दैट हम अल्टीमेट मदरहुड की बात कर रहे हैं। लेकिन वो मदरहुड आता कहाँ से है? वो मदरहुड आता है विवाह के उपरांत, यानी किसी व्यक्ति के आपके जीवन पे पड़े हुए प्रभाव के उपरांत। इस नक्षत्र के स्वामी ग्रह जो हैं वो हैं जुपिटर। जुपिटर यानी कि गुरु।
तो बृहस्पति जो कि हमारे सोलर सिस्टम के या हमारे ज्योतिषीय सिस्टम के सबसे बड़े बेनिफिक प्लैनेट हैं, उनका असर यहाँ पर हमें देखने को ज़रूर मिल जाता है। इस नक्षत्र का पुरुषार्थ क्या है? आप जानते ही हैं कि 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये जो पुनर्वसु नक्षत्र है, इसका पुरुषार्थ होता है अर्थ का। अर्थ यानी रिसोर्सेज गैदर करने का पुरुषार्थ इस नक्षत्र को मिला है। सबसे ज़रूरी चीज़, इस नक्षत्र का सिंबल क्या होता है? इस नक्षत्र के वैसे तो 2 सिंबल्स माने जाते हैं, दोनों में से आप किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला सिंबल होता है घर, अ हाउस। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि वसु का अर्थ आप वास से भी लगा सकते हैं। वास हम कहाँ करते हैं? अपने घर में। घर की खास बात क्या होती है? ये वो जगह होती है जहाँ हमें केयर मिलती है, जहाँ पर हमें प्रेम मिलता है, जहाँ पर हम बड़े होते हैं, जहाँ पर हमारी पर्सनालिटीज़ को डेवलप किया जाता है। देयर इज़ नथिंग लाइक होम, ऐसा कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि घर जैसी कोई जगह आपको मिल ही नहीं सकती। जो प्यार, जो रिलैक्सेशन, जो कंफर्ट घर में है, वो कहीं और नहीं मिल सकता। इसीलिए जो पहला इसका सिंबॉलिज्म माना जाएगा वो होता है घर का। दूसरा एक सिंबॉलिज्म होता है वो होता है तरकश का। तरकश वो एक ट्रायंगुलर सा सिलेंड्रिकल सा चीज़ होती है जिसमें आप अपने तीर रखते हैं। आपने मिथोलॉजिकल स्टोरीज़ देखी होंगी तो आपको ध्यान होगा, वो चीज़ जो पीछे आप टांग के रखते हैं अपनी पीठ पर, जिसमें तीर रखे होते हैं। तो ये तरकश जो होता है वो भी इस नक्षत्र का सिंबल होता है। अगेन, जैसे आपने घर में देखा है, घर में लोगों का वास होता है, ठीक उसी प्रकार से तरकश में तीरों का वास होता है। तो ओवरऑल हम ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं या ऐसे सिंबल की बात कर रहे हैं जो चीज़ों को संभाल कर रखता है, उन्हें एनक्लोज करके रखता है किसी एक खास जगह पर, वो भी एक जैसी चीज़ें। घर में कौन लोग रहते हैं? जो एक दूसरे के साथ रिश्तों से या ब्लड से जुड़े हुए होते हैं या प्रेम से जुड़े हुए होते हैं। और तरकश में क्या रहते हैं? तरकश में किसी एक व्यक्ति के तीर रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ कनेक्शन कुछ चीज़ों का कि एक जैसी समान या समानांतर कुछ चीज़ों को लेकर उनको एक जगह अनक्लोज करके रखना, उसका सिंबॉलिज्म हमें पुनर्वसु नक्षत्र में देखने को मिलता है। ये बहुत गहरी बात है, धीरे धीरे करके मैं आपको इसको और समझाऊंगी तो आप समझेंगे कि ये नक्षत्र इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और तरकश या घर का संबंध इससे कैसे जुड़ता है। अब ये सारे जो बेसिक ट्रेड्स हैं या जो सिंबल्स हैं उनकी तो हमने बात कर ली, अब डिटेल में जानते हैं। देखिए, जब इस नक्षत्र के बारे में आप पढ़ते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नज़र आती है वो होती है मदरहुड एंड ब्रदरहुड। याद रखिए, पुनर्वसु नक्षत्र कर्क और मिथुन राशि में होता है। तो अगर आप काल पुरुष कुंडली में देखें तो आप पाएंगे कि ये तीसरे और चौथे घर की संधि पर होता है। तीसरा घर किसका होता है? आपके सहोदरों का। ओके, वह तो आपके पीयर्स को भी दिखाता है, आपके दोस्तों को भी दिखाता है, लेकिन वो आपके सहोदरों को दिखाता है। एक ही माता से जन्मे जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, उनको दिखाता है। और चौथा घर तो स्वयं माता का घर होता है, राइट। तो हम यहाँ से माँ को देख रहे हैं, माँ को, और साथ साथ आपके भाइयों को भी। माँ कौन हुई? इस नक्षत्र की जो देवी हैं या देवता हैं, अदिति। और जो सहोदर हैं वो कौन हुए? वो हुए 12 आदित्य। जो हमारी मिथोलॉजी है उसके अनुसार सूर्य एक नहीं है, सूर्य 12 हैं। तो जब भी आप सूर्य का नाम लेते हैं ना सुबह जल चढ़ाते हुए, तो आप क्या बोलते हैं? ओम खगाय नमः, इस तरह की बातें करते हैं। 12 नाम आप लेते हैं ना सूर्य के, तो वो दरअसल 12 आदित्य हैं। उनमें से एक का नाम विष्णु भी है। ओके, तो ये 12 अलग अलग सूर्य हैं, 12 अलग अलग महीनों में ये अलग अलग तरीके से काम करते हैं। और ये जो साइकिल है ये चलती रहती है, यानी पहले सूर्य, दूसरे सूर्य, तीसरे सूर्य, चौथे, पाँचवें, छठे, और जैसे ही 12वें पे पहुँचे फिर वो साइकिल दोबारा से शुरू हो जाती है। इसी चीज़ को पुनर्वसु नक्षत्र इंगित करता है, यानी एक साइकिल जो दोबारा से चली, ओके, उसको हम दिखाते हैं पुनर्वसु नक्षत्र के द्वारा। और उस दोबारा साइकिल के चलने का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो पुनर्वसु नक्षत्र है। आई होप आई हैव मेड दिस क्लियर दैट देयर इज़ अ साइकिल गोइंग ऑन। उस साइकिल में जो दोबारा से स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपका, वहाँ पहुँचते ही पुनर्वसु नक्षत्र की बात शुरू हो जाती है। सो दैट्स इम्पॉर्टेंट। अपने एक वीडियो में हम आगे प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ की भी बात करने की कोशिश करूँगी। उसमें भी पुनर्वसु जो नक्षत्र है और जो तीसरा और चौथा घर की संधि है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट रिलेट्स टू ओव्यूलेशन इन अ फीमेल। ओके, so it is connected to ovulation. Whenever there is ovulation, there are chances of
रीबर्थ, देयर आर चांसेस ऑफ बर्थ, स्टार्टिंग लाइफ अगेन। ओके, तो ये सारी चीज़ें वहाँ से कनेक्टेड होती हैं, पर ये ऑफ कोर्स डिटेल में बात करने वाली चीज़ है, एक वीडियो में तो आएगी नहीं। फिलहाल हम पुनर्वसु की बात करते हैं। तो हमने चौथे घर का यहाँ से कनेक्शन हो गया अदिति के द्वारा, और सहोदर 12 भाई 12 सूर्य, ओके, उनका कनेक्शन भी हो गया आपके तीसरे घर के साथ। तो ये दोनों थीम्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि यहाँ 12 आदित्य हैं, उसके साथ साथ ही इस नक्षत्र के स्वामी गुरु हैं, तो इसीलिए नक्षत्र जो है वो पुल्लिंग नक्षत्र माना जाता है, कि इसकी जो क्वालिटीज़ हैं या जो उसका नेचर है इन जनरल कैसा है, इट इज़ अ मैस्कुलिन नेचर नक्षत्र। मैंने आपसे ये भी कहा था कि पुनर्वसु का मतलब होता है लाइट अगेन, यानी गेटिंग लाइट फॉर द सेकेंड टाइम। तो जो आदित्य हैं वो भी लाइट ही हैं, बिकॉज आदित्य यानी सूर्य, और सारे संसार को जो लाइट प्रदान करने वाले हैं वो सूर्य हैं। सूर्य की वजह से ही हम अपने आप को, आसपास की चीज़ों को देख पाते हैं, उसके साथ साथ ही हम ज्योतिषीय गणनाएँ भी कर पाते हैं। साथ ही साथ लाइफ अगेन, यानी सेकेंड टाइम आपको जो लाइफ मिलती है वो भी इसके साथ जुड़ी हुई है, और वो भी आदित्यों के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि जीवन की शुरुआत ही आदित्य के साथ है, जीवन की शुरुआत जो है वो ही सूर्य के साथ है। सो अगेन अगर आप कनेक्ट करने चलेंगे तो यू विल कनेक्ट ऑल द डॉट्स, तो फिर एक बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर आपके सामने निकल के आएगी, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि पुनर्वसु नक्षत्र आखिर है क्या चीज़। इस नक्षत्र के स्वामी गुरु हैं, क्योंकि गुरु हमारे सिस्टम के सबसे बड़े बेनिफिक हैं, सबसे ज़्यादा अच्छे इफ़ेक्ट्स आपकी कुंडली में, आपके जीवन में गुरु दे सकते हैं। इसीलिए इस नक्षत्र में जो जन्मे हुए व्यक्ति होते हैं उनके अंदर नेचुरल विजडम काफ़ी होती है। ओके, नेचुरली ये लोग काफ़ी ज्ञानी होते हैं। अब ऐसा नहीं कि सब कुछ पता है और प्रवचन देना शुरू कर देंगे, पर एक ज्ञान जीवन का कि किस तरह जिया जाता है, किस तरीके से इंटरेक्ट किया जाता है, कैसे जीवन को जी सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस नक्षत्र के साथ जुड़ी हुई मिल जाएगी। इनके अंदर ज्ञान को अर्जित करने का एक इंटरेस्ट भी होता है, और नेचुरली इंक्लाइंड होते हैं ज्ञान अर्जित करने की तरफ। अब देखिए इनका जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ क्या है इनका? अर्थ यानी रिसोर्सेज या फाइनेंसेस। तो ये रिसोर्सेज या फाइनेंसेस अर्जित करना चाहते हैं अपने जीवन में। ओके, दे वांट टू हैव थिंग्स, दे वांट टू बी एबल टू कंट्रोल थिंग्स, दे वांट टू बी एबल टू हैव अ बिग बैंक बैलेंस। ये बैंक बैलेंस चाहते हैं, ये हाथ में पैसा चाहते हैं, उस पैसे का इस्तेमाल भी चाहते हैं जुडिशियसली, जो कि गुरु उन्हें मदद करते हैं ऐसा करने में। तो गुरु उन्हें ऐसा ज्ञान देते हैं जिसकी मदद से वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकें। ओके, उसके साथ साथ ही जो पैसा उनके जीवन में आ रहा है उस पैसे का भी जुडिशियस इस्तेमाल, सही इस्तेमाल कैसे करना है, वो भी पुनर्वसु नक्षत्र में देखने को मिलता है। आपको बहुत कम लोग पुनर्वसु नक्षत्र के ऐसे मिलेंगे जो बेफालतू में खर्चा करते हैं, यानी फिजूल खर्ची करने वाले लोग आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। तो पैसे भी जितना हो सके अच्छे तरीक़ों से कमाना चाहते हैं, और जो पैसे खर्चे हैं वो भी अच्छे तरीक़ों से करना चाहते हैं, अच्छे कामों में करना चाहते हैं। फिजूल खर्ची इन लोगों को अच्छी नहीं लगती। अब अगर आप इस नक्षत्र की तरफ देखें तो आप पाएंगे कि इसका जो सारा कनेक्शन है वो हमारे सिस्टम की या हमारी मिथोलॉजी की जो अच्छी चीज़ें हैं उनके साथ है। 12 आदित्यों के साथ है, गुरु के साथ है, अष्टवसुओं के साथ है, सात्विक गुण के साथ है, देवगण के साथ है, विजडम के साथ है, धार्मिक तरीके से धन का उपार्जन जो है उसके साथ है। तो ओवरऑल हमें सारी चीज़ें कैसी देखने को मिलती हैं? बहुत प्योर देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ इन लोगों में लगन होती है, बिकॉज नक्षत्र इवेंचुअली चीज़ों को रीस्टार्ट करने का है ना, तो इनके अंदर लगन होती है चीज़ों को इनोवेट करने की। इनके अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी होती है चीज़ों को इनोवेट करने की, चीज़ों को रीस्टार्ट करने की, चीज़ों को हल्का सा अलग तरीके से करने की, चीज़ों को एक नया जीवन देने की। वो कैसे देते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें पुनर्वसु नक्षत्र में जन्मे हुए लोग कैसे अपना जीवन जीते हैं, क्या क्या डेली वो अपना बिहेवियर उनका रहता है, किस तरीके से जीवन में वो अच्छा कर पाते हैं और बुरा कर पाते हैं, ये सब हम जानेंगे इसी नक्षत्र वीडियो के दूसरे पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।